हेलो एवरीवन। वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 20 मई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें जितनी भी न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी उसे नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल, बिजनेस, एडिटोरियल, स्पोर्ट्स सभी पेजों के तौर पर कवर किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं। ध्यान रहे कि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। देखिए, अगर जब भी आप तैयारी अगर कर रहे हैं अभी, तो निश्चित तौर पर अगर आपको पहले ही प्रयास में सफलता मिल जाती है तो ये बहुत अच्छा है। ये तो आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आपको पहले ही परीक्षा में सफलता नहीं मिलती है या फिर असफलता निरंतर मिलती जा रही है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आलोचक आपकी आलोचना करेंगे ही करेंगे। अगर आप उन आलोचनाओं पर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आप सफलता की ओर अग्रसर नहीं हो पाएंगे। आपका ध्यान उसी ओर आकर्षित होगा, उन्होंने क्या बोला है, यही सब सोचकर आप परेशान रहेंगे। लेकिन अगर आप इन सब से आगे बढ़ेंगे और इन सब बातों को पीछे छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और यही निंदा करने वाले आपका उदाहरण देंगे। अब आज के न्यूज़पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी नेशनल न्यूज़ है 5। पहली न्यूज़ है कि बड़ी राहत, 1 जून से 200 ट्रेन चलाने का प्रस्ताव दिया गया है। उद्योग लगाने के लिए अब 50 दिन में पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी मिल जाएगी। 4 दिन में करीब 20,000 कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा है और ये काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। और इस कोरोना मरीजों के मामले में भारत 11वें स्थान पर पहुंच गया है। स्टार रेटिंग की सूची में यूपी फिसड्डी। देखिए, कूड़ा मुक्त जो राज्यों की लिस्ट आई है उसमें दिल्ली का जो कैंट एरिया है वो 1 स्टार पर है और यूपी उसमें फिसड्डी है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि देश के सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का परिचालन शुरू। सबसे पहले हम अपनी पहली न्यूज़ को देख लेते हैं। बड़ी राहत, 1 जून से 200 ट्रेनें चलाने की योजना। लॉकडाउन के कारण थमी जिंदगी को रफ्तार देने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल, राजधानी के रूट पर 15 जोड़ी एसी स्पेशल ट्रेनों के बाद अब रेल मंत्रालय ने 200 नॉन एसी स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। इनका संचालन 1 जून से रोजाना किया जाएगा। इन ट्रेनों के लिए टिकटों की बुकिंग ऑनलाइन होगी। स्टेशन काउंटर नहीं खोले जाएंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट पर इस बात की जानकारी दी है। माना जा रहा है कि इन ट्रेनों का रूट तय करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि कहां प्रवासियों की संख्या ज्यादा है। गोयल ने अगले कुछ दिनों के भीतर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या भी दोगुनी कर 400 रोजाना करने की बात कही है। रेल मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर हो रही राजनीति पर भी रोक लगाने की तैयारी कर ली है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अब श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन के लिए उस राज्य की सहमति जरूरी नहीं होगी जहां श्रमिकों को पहुंचाना है। मजदूरों को सुरक्षित और सुचारू घर वापसी सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय ने नया तौर तरीका जारी किया है। इसके अनुसार रेल मंत्रालय अब राज्यों के साथ साथ गृह मंत्रालय से समन्वय कर ट्रेनों का परिचालन करेगा। जहां से मजदूरों को चलना है और जिस राज्य में पहुंचना है वे राज्य नोडल अधिकारियों को नियुक्त करेंगे ताकि ट्रेनों के परिचालन में कोई दिक्कत नहीं आए। अब इसमें कुछ जरूरी पॉइंट्स दिए गए हैं। निर्धारित टाइम टेबल के साथ नियमित चलेंगी ट्रेनें। स्टेशन काउंटर से नहीं होगी इन ट्रेनों की टिकटों की बिक्री। स्लीपर क्लास जितना ही किराया तय करने की बात। सुरक्षा के मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। रूट तय करने में रखा जाएगा प्रवासियों का ध्यान। और श्रमिक स्पेशल के लिए नया एसओपी आया है। ट्रेनों के संचालन पर गृह मंत्रालय के साथ मिलकर रेल मंत्रालय लेगा फैसला। मजदूरों की जरूरत के हिसाब से तय किए जाएंगे ट्रेन के रूट। अपने गंतव्य से बहुत ज्यादा दूर उतरने के लिए मजबूर नहीं होंगे मजदूर। संबंधित राज्य परिचालन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे। कोई समस्या होने पर गृह मंत्रालय के अधिकारियों से करना होगा संपर्क। पहले गंतव्य वाले राज्य की अनुमति जरूरी थी श्रमिक स्पेशल के लिए। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। उद्योग लगाने के लिए 50 दिन में पर्यावरण की मंजूरी। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई जटिल नियमों को सरल बनाने जा रही है। इनमें पर्यावरण मंजूरी से लेकर जमीन की उपलब्धता तक शामिल है। सरकार पर्यावरण मंजूरी की समय सीमा घटाकर 50 दिन करने जा रही है।
औद्योगिक उत्पादन आरंभ करने या उसके विस्तार के लिए पर्यावरण मंजूरी लेना पड़ता है। इसमें काफी लंबा समय लग जाता है। सरकार राज्य स्तर पर पर्यावरण मंजूरी में होने वाली देरी को भी दूर करने का समाधान करने जा रही है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि औद्योगिक उत्पादन के लिए पर्यावरण मंजूरी मिलने में 100 दिन लग जाते थे, अब 50 दिनों में मंजूरी मिल जाएगी। इसके लिए नियम स्पष्ट किए जा रहे हैं। और इसमें एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है कि लैंड मैनेजमेंट कॉरपोरेशन का गठन होगा। सरकार नेशनल लैंड मैनेजमेंट कॉरपोरेशन यानी एनएलएमसी भी बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। प्रस्ताव के मुताबिक कंपनीज एक्ट के तहत पंजीकृत करके एन एनएलएमसी का गठन किया जा सकता है। एनएलएमसी सरकारी संपदा के प्रबंधन का काम करेगा, जो केंद्र सरकार और सार्वजनिक कंपनियों की जमीन का ब्यौरा रखेगा। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, दुनिया में सबसे ज्यादा मरीजों के मामले में भारत 11वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले 4 दिनों में 19,940 मामले बढ़ गए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन 4 दिनों में 8,000 से अधिक लोग स्वस्थ भी हुए हैं। मंगलवार को रिकॉर्ड 5,341 नए केस मिले हैं। इनमें पहले रविवार को सबसे ज्यादा 5,003 नए मामले सामने आए थे। इस संख्या को बढ़ाने में महाराष्ट्र सबसे आगे है। लगातार 3 दिनों से राज्य में रोजाना 2,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु में भी मामले बढ़े हैं। इस महामारी से अब तक 3,200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी तक इस महामारी से 3,163 लोगों की ही मौत हुई है। 1,01,139 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। स्टार रेटिंग की सूची में यूपी फिसड्डी, ये हेडिंग है। देश के कूड़ा मुक्त शहरों की घोषित 5 स्टार रेटिंग सूची में उत्तर भारत का कोई भी शहर स्थान नहीं बना पाया है। इस तरह 3 स्टार रेटिंग सूची में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व बिहार जैसे राज्यों के शहरों को जगह नहीं मिल पाई है। जबकि कूड़ा मुक्त जो शहरों की सूची आई है उसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के शहरी निकायों का दबदबा कायम है। स्वच्छता के साथ कूड़ा मुक्त बनाने वाले 5 स्टार रेटिंग सूची में छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, गुजरात का राजकोट, कर्नाटक का मैसूर, मध्य प्रदेश का इंदौर व महाराष्ट्र के नवी मुंबई का नाम घोषित किया गया है। कूड़ा मुक्त शहरों की सूची स्टार रेटिंग की सूची जारी करते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सफाई का ध्यान रखना काफी जरूरी है। इससे वातावरण को शुद्ध रखने में मदद मिलती है। 5 स्टार रेटिंग के अलावा 3 स्टार रेटिंग वाले शहरों की सूची भी जारी की गई है। इसमें कुल 65 शहरों के नाम शामिल किए गए हैं, जिनमें उत्तरी राज्यों के गिने चुने शहरों के ही नाम हैं। 1 स्टार रेटिंग सूची में 70 शहरों ने जगह बनाई है। 3 स्टार रेटिंग सूची में दिल्ली के एनडीएमसी, हरियाणा के करनाल, झारखंड के जमशेदपुर व पंजाब के नवा शहर को जगह मिल पाई है। कूड़ा मुक्त शहरों की 1 स्टार रेटिंग सूची में राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली कैंट, हरियाणा के रोहतक, उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन शहरों अलीगढ़, गजरौल, गाजियाबाद, झांसी, लखनऊ और नोएडा को शामिल किया गया है। पुरी ने बताया कि जनवरी 2020 में कूड़ा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग की शुरुआत की गई। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों के दौरान चलाए गए संपूर्ण स्वच्छता मिशन को सफलता न मिल पाई होती तो कोविड-19 की हालत और खराब हो सकती थी। नेक्स्ट न्यूज है, देश के सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का परिचालन शुरू। कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मंगलवार को देश के सबसे शक्तिशाली रेल का परिचालन शुरू हो गया है। पहली ट्रेन 118 माल डिब्बों के साथ मंगलवार को दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से धनबाद डिवीजन के लिए रवाना हुई। ट्रेन यहां से लोडेड मालगाड़ी की 118 रैक को लेकर इंजन बरवाडी यानी लातेहार, झारखंड के लिए निकली। 12,000 हॉर्स पावर की क्षमता वाले इंजन का इस्तेमाल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर माल ढुलाई के लिए किया जाएगा। अब भारत हाई हॉर्स पावर वाले लोकोमोटिव का उत्पादन करने वाले कुलीन वर्ग में शामिल होने वाला दुनिया का 6ठा देश बन गया है।
यह पहली बार है जब बड़ी लाइन की पटरी पर हाई हॉर्स पावर के इंजन का संचालन किया गया है। बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में निर्मित इस इंजन को भारतीय रेलवे व यूरोपीय कंपनी एलेस्ट्रोम के साथ मिलकर बनाया गया है। मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड 11 वर्षों में 800 आधुनिक 12,000 एचपी के इलेक्ट्रिक फ्रेट लोकोमोटिव का निर्माण करेगी। तो ये नेशनल पेज की हमारी 5 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में भी 3 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है रूस ब्राज़ील ने विश्व को चिंता में डाला। ट्रंप ने कहा डब्ल्यूएचओ की फंडिंग हमेशा के लिए कर देंगे बंद। और कोरोना को लेकर डब्ल्यूएचओ की भूमिका की होगी अब जांच। पहली न्यूज़ देख लेते हैं। रूस ब्राज़ील ने विश्व को चिंता में डाला। दक्षिण अफ्रीका सहित कई देशों में बढ़े मामलों से स्पष्ट है कि महामारी फिलहाल थम नहीं रही है। रूस और ब्राजील में बीमारी के प्रकोप का अंदाजा इसी से लगाया जा रहा है कि संक्रमण के मामले में दोनों देश सिर्फ अमेरिका से पीछे रह गए हैं। खास बात यह है कि कोरोना के मामलों में यह वृद्धि तब सामने आ रही है जब एशिया, यूरोप और अमेरिका के कई प्रांतों में महामारी पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। रूस में पिछले 24 घंटे के दौरान 9,263 मामले आए हैं। वहां कुल संक्रमितों की संख्या 3 लाख हो गई है। रूस में अब तक 2,837 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रति 1 लाख पर 1.88% की मृत्यु दर है। हालांकि अमेरिका में यह दर 27.61 और ब्रिटेन में 52.45 है। रूस में मृतकों की संख्या पर कई अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विशेष सवाल उठा रहे हैं। लैटिन अमेरिकी की बात करें तो संक्रमण के मामले में 4,83,400 से अधिक हैं और मरने वालों की संख्या 30,900 है। संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित ब्राजील है, जहां 2.5 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। यह हाल तब है जब सभी लोगों का टेस्ट नहीं किया जा रहा है। सिंगापुर में 450 मामलों का पता चला है। इनमें अधिकांश भारतीय हैं। वहीं डॉर्मेट्री रहने वाले कंस्ट्रक्शन के काम में लगे 8500 विदेशी कामगारों को मंगलवार को घर से बाहर निकलने की छूट मिली है। स्पेन से इटली आने वाले विमानों की आवाजाही से रोक हटा ली गई है। पर्यटकों को फिलहाल आने की अनुमति नहीं होगी। तो ये एक इसमें छोटा सा पॉइंट भी दिया गया है कि ब्रिटेन से करीब 2200 भारतीयों को लाया गया। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक की वजह से ब्रिटेन में फंसे करीब 2200 भारतीयों को वंदे भारत मिशन के पहले चरण में स्वदेश लाया गया। भारत सरकार द्वारा विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू हुए अब तक के सबसे बड़े मिशन के तहत एयर इंडिया की पहली उड़ान का परिचालन 8 मई को लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट से मुंबई के बीच किया गया। इसके साथ ही भारतीय छात्रों और पर्यटकों को लेकर ब्रिटेन से भारत के विभिन्न शहरों के लिए विशेष उड़ानों का परिचालन शुरू हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है, ट्रंप ने कहा डब्ल्यूएचओ की फंडिंग हमेशा के लिए कर देंगे बंद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर डब्ल्यूएचओ अगले 30 दिनों में चीन के शिकंजे से बाहर नहीं निकलता है तो अमेरिकी फंडिंग हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, अमेरिका डब्ल्यूएचओ की सदस्यता से भी हटने पर विचार करेगा। उधर अमेरिका की धमकी पर चीन ने कहा कि ऐसा करके वह जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनोम ने लिखे पत्र में ट्रंप ने कहा यह स्पष्ट है कि आपके संगठन और आपने बार बार गलत कदम उठाए हैं जो पूरी दुनिया को महंगा पड़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को चीन के शिकंजे से बाहर निकलना चाहिए। 4 पृष्ठ के पत्र में ट्रंप ने कहा कि मेरी सरकार ने आपसे पहले ही संस्था के सुधार के लिए बातचीत की थी। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में भी डब्ल्यूएचओ की आलोचना की। उन्होंने कहा वे चीन की कठपुतली हैं। यह कहना बेहतर होगा कि वे चीन केंद्रित हैं। अमेरिका डब्ल्यूएचओ को सालाना $450 मिलियन करीब 3500 करोड़ रुपए की फंडिंग देता है। नेक्स्ट न्यूज है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ की अब जांच होगी कोरोना को लेकर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देश मंगलवार को इस आशय की जांच के लिए राजी हो गए कि कोरोना वायरस से उपजी महामारी से निपटने को लेकर संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी की भूमिका कैसी रही। डब्ल्यूएचओ कोरोना वायरस को लेकर दुनिया को आगाह करने के मामले में पहले से अमेरिका के निशाने पर है और
अब जिस तरह उसकी भूमिका की जांच को लेकर प्रस्ताव पारित हो गया है, उससे उसकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। डब्ल्यूएचओ की वार्षिक महासभा में पहली बार सदस्य देशों ने वर्चुअल तौर पर भाग लिया। इसमें सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि इस संकट से निपटने के लिए साझा प्रयास की जरूरत है। यूरोपीय संघ की ओर से रखे गए प्रस्ताव के मुताबिक कोरोना महामारी के प्रति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक आकलन की आवश्यकता है। ये इंटरनेशनल पेज की 3 इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 न्यूज है हमारे लिए। राहत, रोजगार, कारोबार और आविष्कार पर नजर। सुधारों की फहरिस्त, एक तीर दो निशाने। और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक्शन अभी जारी, ये बोला है अनुराग ठाकुर। पहली न्यूज देख लेते हैं। राहत, रोजगार, कारोबार और आविष्कार पर नजर। अब इसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसको विस्तृत रूप में अब आगे बढ़ाने की तैयारी है। और शॉर्ट टर्म या त्वरित अवसर किस तरीके से मिलेंगे, पैकेज की पूरी सूची से स्पष्ट है कि सरकार की नजरें मिड टर्म और लॉन्ग टर्म कदमों पर है। रोजगार से लेकर देश की तस्वीर तक सब कुछ इन्हीं पर निर्भर करेगी। देश की जीडीपी में लगभग 29% हिस्सा देने वाले एमएसएमई पर सरकार मेहरबान रही। यही सेक्टर लगभग 11 करोड़ रोजगार देता है, जबकि लॉन्ग टर्म प्रयास वक्त की कसौटी पर परखे जाएंगे। फिलहाल यह कहना भी मुश्किल है कि बड़े फैसलों से होने वाले बदलाव से भारत में कितना निवेश आएगा। कोरोना से जूझने के जज्बे के साथ भारत समेत तमाम देशों में लॉकडाउन खुल रहा है, लेकिन भविष्य को लेकर अब तक असमंजस है। लगातार बदलती वैश्विक परिस्थिति में वक्त हर फैसले को परखेगा। असली परीक्षा तभी होगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिसने साहस के साथ कदम बढ़ाया है उसे आज सफलता भी मिली है। अब इसमें लॉन्ग टर्म या दीर्घकाल में क्या अवसर है ये देख लीजिए। एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपए का फंड्स ऑफ फंड की स्थापना। एमएसएमई की परिभाषा बदली है। 200 करोड़ रुपए के वैश्विक टेंडर में सिर्फ देश की कंपनियों को इजाजत। डिस्कॉम को संकट से निकालने के लिए 90,000 करोड़ रुपए। नाबार्ड के जरिए कृषि कार्यों के लिए 30,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा। पूरे देश में श्रमिकों को एक समान न्यूनतम मजदूरी देने की व्यवस्था। प्रवासी मजदूरों को श्रम कानून के तहत ज्यादा अधिकार देने की इसमें व्यवस्था की गई है। बिजली सेक्टर में टैरिफ पॉलिसी रिफॉर्म। ग्राहकों को 24 घंटे मिलेगी बिजली। समय पर होगा बिजली उत्पादन कंपनियों को का भुगतान। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए 8100 करोड़ रुपए। स्पेस क्षेत्र में निजी सेक्टर को आमंत्रण। ये सारे फैसले इसमें किए गए हैं। नेक्स्ट है सुधारों की फहरिस्त, एक तीर दो निशाने। कोरोना पैकेज के वक्त सुधारों की लंबी फहरिस्त देखकर यह सवाल उठ सकता है कि आखिर इसी वक्त क्यों। आत्मनिर्भर भारत बनाने की कवायद एक बात है, लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि दरअसल सरकार ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। अपने पहले कार्यकाल में जीएसटी पर भारी विरोध झेल चुके प्रधानमंत्री के लिए चुनौती का काल अवसर भी लेकर आया है। जितने भी सुधार किए गए हैं उसके प्रयास लंबे अरसे से होते रहे हैं, लेकिन विवादों के मकड़ जाल में ऐसा घिरा कि कभी जमीन पर नहीं उतर पाया। आगे बढ़ने की चाह और होड़ में यह तय माना जा रहा है कि फिलहाल तो राजनीतिक स्तर पर इसका विरोध नहीं होना चाहिए, वहीं राज्यों में भी सुधार की शुरुआत होगी। दरअसल ये सुधार ही आत्मनिर्भर भारत की नींव रखेंगे। कोरोना संकट के दौरान किसानों को अगले सीजन की किस्त भी 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खाते में जमा करा दी जाएगी। सभी प्रधानमंत्री किसान लाभार्थियों को केसीसी के दायरे में लाने की योजना के तहत साल भर में 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ के ऋण की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये कुछ ऐसे घोषणाएं हैं जिससे आगे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है।
नेक्स्ट न्यूज़ है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए एक्शन अभी जारी रहेगा। ये बोला है अनुराग ठाकुर ने। आर्थिक नीति को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार की सोच हमेशा से साफ व स्पष्ट रही है। पहला आर्थिक नीतियों को देश की गरीब व आम जनता की को सेवा करने का माध्यम बनाना है और लंबित व जटिल सुधारों को भी आगे बढ़ाना है। पूरी दुनिया के सामने आर्थिक चुनौतियां बढ़ रही हैं, भारत भी अलग नहीं है। लेकिन जहां दूसरे देश अपने ग्राहकों और अपने बंद पड़े कारोबार को शुरू करने में जुटा है, और उसी रास्ते पर हम भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम कोविड-19 पर विजय पाकर उसके आगे की सोच रहे हैं। हम कोविड-19 के बाद भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य से को लेकर चल रहे हैं। जो घोषणाएं अभी की गई हैं, उन लक्ष्यों को साधने में मदद करेंगे। इसका मकसद यह भी है कि हम सभी रणनीतिक क्षेत्रों में आयात करेंगे और निर्यात बढ़ाएंगे। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट न्यूज़ पर पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं हमारे। पहला आर्टिकल है, उद्योग धंधों पर खास ध्यान दे सरकार। उद्योगपतियों को फैक्ट्री चालू करने की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन उनके पास कामगारों का अभाव है और इसी समस्या से वो कैसे निकलेंगे, इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल। और यह आर्टिकल लिखा है पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने। गंभीर सवालों से घिरा स्वास्थ्य ढांचा। भारत में स्वास्थ्य की व्यवस्था की क्या स्थिति है वो सभी जानते हैं, और जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, लेकिन राज्य अपने नागरिकों के आरोग्य में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल। और ये आर्टिकल लिखा है लोक प्रशासन एवं नीतियों के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय खेमरिया ने। और तीसरा आर्टिकल है ट्रेनों का संचालन। जिस तरीके से 1 जून से ट्रेनों के संचालन की बात कही जा रही है, उस पर है ये आर्टिकल। सबसे पहले हम अपने पहले आर्टिकल को देख लेते हैं। उद्योग धंधों पर खास ध्यान दे सरकार। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है। लगता है कि बहुत कुछ बदला है, लेकिन केंद्रीय मंत्रालय जो निर्देश दे रहा है उसका पालन सही तरह से नहीं हो रहा है। कई राज्य सरकारें अपनी ओर से नियम बना रही हैं। इससे भी ज्यादा गलत बात यह है कि जिला और पुलिस प्रशासन अपने ढंग से काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें सख्ती करने और किस्म किस्म की रोक लगाने को कहा जा रहा है। यदि गृह मंत्रालय के ताजा निर्देशों को देखा जाए तो शॉपिंग मॉल के अलावा सारी दुकानें खुली होनी चाहिए। उनमें सिर्फ 2 गज दूरी का नियम लगाया गया है। दुकानों का खुलना सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक लोगों का बेरोक टोक आना जाना इसलिए जरूरी है, क्योंकि यदि सामान नहीं बिकेगा तो ना तो उत्पादन होगा और ना ही कल कारखाने चलेंगे। यदि ये नहीं चले तो ना लोगों को रोजगार मिलेगा और ना ही काम धंधे आगे बढ़ेंगे। कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए हर नियम का पालन होना ही चाहिए, लेकिन इसी के साथ यह भी समझना होगा कि कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। लोगों को अपनी दिनचर्या ऐसी बनानी होगी जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचकर काम किया जा सके। अब कोरोना के साथ ही जीवन गुजारना होगा और देश को चलाना होगा। कोई भी यह दावे के साथ नहीं कह सकता कि अमुक दिन कोरोना खत्म हो जाएगा। वाकई में जिस तरीके से कोरोना वायरस विश्व में फैला है और कई देश अब कोरोना के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो चीन हो, अमेरिका हो, रूस हो, ब्रिटेन, भारत, कोई भी देश हो, वो अब कोरोना को संज्ञान में लेकर उसके साथ आगे बढ़ रहा है। यानी वो कोरोना को भी उपचार कर रहे हैं और लॉकडाउन में छूट भी दे रहे हैं। कोरोना एक ऐसी महामारी है, जिस तरीके से चीन के वुहान शहर में सब कुछ सामान्य हो गया था और लॉकडाउन में जैसे ही छूट दी गई, वैसे ही 1 सप्ताह के अंदर वहां पर 47 नए मामले सामने आ गए थे। यानी कि अगर आप लॉकडाउन कर रहे हैं, बिल्कुल कर्फ्यू लगा दे रहे हैं, तब भी इसमें कुछ ना कुछ कमी रह जा रही है और ये वायरस अपने आप प्रसारित हो जाता है। चीन में अब ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं है कोरोना वायरस के, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसमें आगे आर्टिकल में लिखा गया है कि नोएडा के एक उद्योगपति की फैक्ट्री अमेरिका में है। उनके खाते में कर्मचारियों की तनख्वाह के पैसे पहुंचने लगे। उन्होंने सरकार से कहा कि जब हमारी फैक्ट्री चल रही है और हमें मुनाफा हो रहा है तो इस पैसे की क्या जरूरत है। इस पर सरकार ने कहा कि आप इस पैसे को व्यापार बढ़ाने में खर्च कीजिए और लोगों को रोजगार दीजिए।
अमेरिका में कई देशों के जो विदेशी छात्र पढ़ रहे हैं उनके खातों में भी पैसे भेजे गए हैं। भारत के पास धन की कमी हो सकती है, इसलिए यह सब नहीं हो पा रहा है। पर सरकार उद्योग और व्यापार जगत में जो पैसे लेती है कम से कम उसे तो माफ किया जा सकता है, ताकि लोगों की नौकरियां ना जाएं। यही नहीं, देश में करोड़ों लोगों ने बैंक से लोन ले रखा है। मेरा मानना है कि मूलधन माफ करो, कम से कम ब्याज को 6 महीने तक माफ कर दिया जाए, ताकि उन्हें मासिक किस्त ना देनी पड़े। अभी 3 महीने का ब्याज माफ नहीं बल्कि टाला गया है, और उस पर भी कहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे। यह तो सरासर अन्याय है। हमें कोरोना से सबक लेना चाहिए। आज कोरोना है, कल कोई और वायरस हो सकता है। अब एक वायरस दुनिया को खत्म करने के लिए काफी है। अब लड़ाई मिसाइल और बम से नहीं लड़ी जाएगी। स्वास्थ्य पर जब हम जीडीपी का सिर्फ 1.5% खर्च करते हैं, हमें स्वास्थ्य का बजट रक्षा बजट के बराबर करना होगा, ताकि इतने सरकारी अस्पताल समस्त सुविधाओं से लैस हों कि किसी भी वायरस से लड़ लें। पैसा इधर उधर बर्बाद करने के बजाय स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगाया जाना चाहिए, ताकि मरीजों को सस्ता और कारगर इलाज मिल सके। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। गंभीर सवालों से घिरा स्वास्थ्य ढांचा। शिक्षा और खाद्य सुरक्षा की तर्ज पर क्या भारत के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य का बुनियादी अधिकार नहीं होना चाहिए? कोरोना संकट में मौजूदा स्वास्थ्य नीति के समावेशी होने पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। मोदी सरकार ने जिस राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को 2017 में लागू किया, उसके मूल स्वरूप यानी प्रारूप में जन स्वास्थ्य को शिक्षा और खाद्य की तरह बुनियादी अधिकार देने का प्रस्ताव था, लेकिन राज्यों के कतिपय विरोध के चलते इसे विलोपित कर दिया गया। मौजूदा स्वास्थ्य नीति को लागू हुए 3 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन हम जीडीपी का करीब 1.5% ही धन खर्च कर पा रहे हैं। निराशाजनक तथ्य यह है कि 2010 में जीडीपी का 2% खर्च करने का लक्ष्य 2020 तक पूरा नहीं हो पाया है, यानी 10 साल लग गए। वहीं चीन 3.2, भूटान 2.5, मालदीव 9.4, श्रीलंका 1.6 और नेपाल 1.1% के साथ हमसे बेहतर स्थिति में है। मौजूदा नीति उलझी है और समरूपता के अभाव में परिणामोन्मुख है। देश में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज में तब्दील किए जाएं। ब्रिटिश रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जरी की तर्ज पर चिकित्सा शिक्षा का पुनर्गठन हो। एकीकृत आरोग्य विभाग के अधीन ही चिकित्सा शिक्षा और जन स्वास्थ्य और पोषण मिशन का समेकन किया जाना चाहिए। चिकित्सा क्षेत्र को सबसे पहले अफसरशाही के नियंत्रण से बाहर निकालने की जरूरत है। राज्यों में प्रमुख सचिव, उप सचिव, आयुक्त के अलावा केंद्र प्रवर्तित आयुष्मान, एड्स, स्वास्थ्य मिशन सबके अलग निदेशक हैं। देश के सभी मेडिकल कॉलेज की गुणवत्ता तय करने के लिए एकीकृत परीक्षा सिस्टम भी जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से यह आज बेहद सरल हो गया है। पीजी कॉलेजों को संबंधित कॉलेजों के नजदीकी प्राथमिक सामुदायिक केंद्रों पर तैनाती सुनिश्चित करने के लिए इंग्लैंड की तरह केवल कुछ समय के लिए ही थ्योरी कॉलेज में आने का नियम बनाया जा सकता है। नर्सिंग क्षेत्र की विसंगति भी दूर की जानी चाहिए। डॉक्टर सलाह और सर्जरी के लिए मरीज को नर्स के भरोसे छोड़ देते हैं। मरीज के स्वस्थ होने तक नर्स ही उपचार को अंजाम तक पहुंचाती है, लेकिन हमारे यहाँ इसी कड़ी को कोई सामाजिक सम्मान नहीं देता है। अन्यथा 2025 तक जीडीपी का 2.5% खर्च करने का लक्ष्य जो है उसे हासिल करना चाहिए, ताकि भारत भी स्वस्थ देशों की सूची में आ सके। तीसरा आर्टिकल है हमारा, ट्रेनों का संचालन। कोरोना संकट के चलते गांव घर लौटने को बेताब कामगारों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रही है केंद्र सरकार को। यदि यह फैसला लेना पड़ा कि अब इन ट्रेनों के संचालन के लिए राज्यों की अनुमति आवश्यक नहीं, तो इसका सीधा मतलब यही है कि वह राज्य सरकारों की अड़ंगेबाजी से आजिज आ गई है। कई राज्य सरकारें कामगारों की चिंता में दुबली होती जा रही हैं, लेकिन वे इसके लिए इच्छुक नहीं हैं कि पर्याप्त संख्या में श्रमिक स्पेशल ट्रेन चले। इस अनिच्छा का कारण बड़ी संख्या में घर लौटते कामगारों की सेहत की जांच और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी से बचना है। यदि राज्य सरकारें वांछित संख्या में श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन में रेल मंत्रालय का सहयोग कर रही होती, तो तमाम कामगार पैदल, साइकिल अथवा ट्रकों के जरिए सुरक्षित तरीके से घर लौटने को विवश नहीं होते। अच्छा होगा कि राज्य सरकारें
यह समझें कि गांव लौटने का मन बना चुके कामगारों को रोका नहीं जा सकता, जबकि कामगार लौटने की ठान ही चुके हैं। तब फिर उचित यही है कि राज्य सरकारें उनकी सुरक्षित वापसी में केंद्र सरकार का सहयोग करें। देखना है कि रेल मंत्रालय की ओर से तय की गई नई व्यवस्था में सभी राज्य सरकारें सहयोग करने के लिए आगे आती हैं या नहीं। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज है हमारी, भारतीय अंपायरों के लिए अब मौके ही मौके। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ यानी आईसीसी की क्रिकेट नीति समिति ने कोरोना वायरस को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मैचों में घरेलू अंपायर रखने की सिफारिश की है। अगर यह सिफारिश मान ली जाती है तो फिर भारतीय अंपायरों के लिए मौके ही मौके होंगे, जिन्हें टेस्ट मैचों में अंपायरिंग करने के मौके मिलते ही नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी भारतीय अंपायर आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल नहीं है। पिछले वर्ष ही आईसीसी के एलिट पैनल के अंपायरों ने भारतीय अंपायर एस रवि को बाहर कर दिया था। अगर बात करें तो भारत में होने वाले सीमित ओवरों के अंतर्राष्ट्रीय मैचों की, तो आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में अंपायरों में 4 भारतीय हैं। रवि के अलावा सिर्फ नितिन मेनन 3 टेस्ट, 24 वनडे और 16 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के पास टेस्ट मैचों का अनुभव है। इसके अलावा सी समुद्दुद्दीन, अनिल चौधरी और वीरेंद्र शर्मा को टेस्ट मैचों का अनुभव नहीं है। अनुभव नहीं होने के बाद भी ये अंपायर जनवरी से इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में अंपायरिंग कर सकते हैं। एलिट पैनल में शामिल नहीं होने वाले यह अंपायर टेस्ट मैचों में अंपायरिंग का अनुभव ले सकते हैं। तो ये स्पोर्ट्स पेज की एक न्यूज थी। अब आज के पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, रूस ब्राजील ने विश्व को चिंता में डाला। कोरोना संक्रमण के मामले में दोनों देश दूसरे व तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 4 दिन में करीब 20,000 बढ़े कोरोना के संक्रमित। दुनिया में सबसे ज्यादा मरीजों के मामले में 11वें स्थान पर पहुंच गया है भारत। कोरोना मुक्त शहरों की शीर्ष सूची में दिल्ली कैंट को 1 स्टार सूची में जगह मिली है और एनडीएमसी को 3 स्टार में। उद्योग लगाने के लिए 50 दिन में मिलेगी पर्यावरण की मंजूरी और 1 जून से रोजाना 200 ट्रेनों के परिचालन की योजना भारत सरकार की है। तो ये आज का यानी 20 मई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।